तो ये अमेरिकन बड़े परेशान है, डेमोक्रेसी के लिए इनकी बड़ी माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। उनकी 52 स्टेट्स है ना अमेरिका की, करे एक आज़ाद मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। मुझे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की उनसे मुलाकात और सदर को दावत देने पर उस ओहदे की बेतुकीरी करने की समझ नहीं आई। क्या इन्होंने, उधर तो इतनी धांधली नहीं होती जितनी पाकिस्तान में मुबैना इल्ज़ामात लगते हैं जिस भी इलेक्शन पे हो, तो इन्होंने अमेरिकन सफीर को क्या पूछा होगा, शफाफ इलेक्शन कराने का तरीका या डिले रखने का तरीका? हम ये बता नहीं सकते, गैप का इल्म अल्लाह के पास है। क्या पूछा आप असेसमेंट लगाए ना, गैप का इल्म तो यकीनी बात है। देखें, जो सदर के पास जाना पसंद नहीं करते अपने मुल्क के, जो आईनी होता है, जो फेडरेशन की अलामत है, और गैर मुल्की सफीर से आप मिलते हैं और इसके बावजूद आप बरमला कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, और आपका मुल्क एक ही कंसेंसस से आइन बना 1973 का, वो कहता है 90 दिन में इलेक्शन। तो कादी साहब क्या है, हमारे फैसले लंदन अमेरिका। लेकिन मैं एक बड़ी खबर मैं आपको और दे दूं भट्टी साहब, कि आप जानते हैं कि हमारा बड़ा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, यूरोप से आता है, फ्रांस से आता है, जर्मनी से आता है। और कल परसों हमने खबर दी थी कि जनाब ये उनका प्रेशर आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाएं। एक उनका है इलेक्शन के हवाले से वो बात करते हैं, लेकिन अब ये है कि कुछ मुझे बड़े रिस्पेक्टेबल जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी तरफ से ये इशारे मिल रहे हैं कि शायद जो बहुत सा रॉ मटीरियल यहाँ की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है उस हवाले से भी कोई क्या खुदा न खास्ता ऐसी, इस पर हम और तहकीक और रिसर्च कर रहे हैं कि यह क्या मामला है। मगर सिलसिला ये है कि अगर ये मेशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती, हमको अपनी इसमें इज्जत बहाल नहीं कर सकते, तो बट साहब हमारे क्या आगे पीछे ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे भी कमो बेशतर 5-6 बिजनेसमैन जहाँ 15-15 हज़ार लोग काम करते हैं, 5-5 हज़ार, वो कहते हैं जो रॉ मटेरियल था ना 80% आना बंद हो गया है, हम कब तक मजदूरों को अपने पास से लेबर दे। ये मामले हैं हुकूमत को हल करने के। अगर आगे ही बेरोज़गारी का तूफ़ान है, अगर छोटी मोटी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा है, अगर वो जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है आपने उस पर भी बंदी लगवा दी, तो मुझे बताएं इधर रहते खुदे कारखाने जो 10-15% रह गए हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मिले, वो भी बंद हो गई, तो आगे ही शहर शहर करिया करिया महंगाई की दुहाई है और लोग बिल जला रहे हैं। ऐसे में मुझे ऐसे लगता है काजी साहब अदब एहतराम से हुकूमत शायद हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कर पा रही। असल में हुकूमत के अवानों में लोगों की मिजरी नहीं पहुंचती, अंदर लहर बहर होती है, बहारें होती हैं, अनइंटरप्टेड जो सप्लाई, मुफ्त की बिजली मिल रही होती है, गाड़ियों का पेट्रोल आना जाना, शान और शौकत, झंडे हिल रहे हैं, तो ज़रा देर लग जाती है वहाँ तक असल हकीकत पहुँचते हुए। मगर मैं एक अर्ज़ कर दूँ आपको, ये बांग्लादेश में इस वक्त जो बिजली के फी यूनिट की कीमत है वो 4.14 टका है, टका उनके हम उसको। अफ़गानिस्तान में 3.75 अफ़गानी है। श्रीलंका में खैर बहुत, उनका जो रुपया है 3 रुपये उसके 3 उसके, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका में ये हमारे जो हाल हुआ था उसका 56.90 था, उसमें भी यही वारदात थी। श्रीलंका में आपको पता है इनकलाब आया था, डिफॉल्ट हो गया था, डिफॉल्ट होने के बाद ये हाल है। कितनी की प्राइस कही है आपने? 56.90। मैं नाज़रीन आपके लिए काजी साहब ये बता रहे हैं, श्रीलंका जहां इनकलाब आया, बादशाह के घर में घुस गए, वहां 56, और पाकिस्तान में जरा रहनुमाई। अच्छा, इसमें इंडिया का पहले बता दूं 6.470 यानी 6 इंडियन 6.5 रुपए का वहाँ उनका। अच्छा, अफगानिस्तान तो एक अरसा दराज से हालत जंग में रहा है, अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की, गैर मुल्की फौजें रही, उधर कितना है? अफगानिस्तान में 3.75 4 रुपए, उनके 3 रुपये 75 पैसे जी, 75 पैसे। तो पाकिस्तान में जरा ये बताया ना, जहां ये 700 यूनिट से ऊपर जो मुझे हमारी रिसर्च टीम ने बताया 65 रुपए का भी है। और आज खबर है कि कुछ पेट्रोल में कीमतें बढ़ेंगी, जब खुदा न खास्ता बढ़ेंगी तो फिर आपका जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। कैसा मेरी रहनुमाई फरमाएं आम शहरियों को, ये इशू जो आपको सड़क पे मिलेगा वो बिजली का बिल का रोना रोएगा। ये सिर्फ यूनिट की कीमत है, टैक्सेस इसके अलावा, या टैक्सेस इसमें इंक्लूड है? हमें जो पड़ता है 700 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाले को वो यही है। ये इसमें आप टीवी, जो कभी आपने पीटीवी नहीं देखा, 35 रुपये उसके डालते हैं, और इसमें जीएसटी डाला हुआ है, इनकम टैक्स डाला हुआ है जो हम अलग से पे करते हैं।
जो हम अपनी इनकम जो भी हमारी इनकम होती है वो ज़ाहिर चुप काजी साहब, अगर एक मैं सवाल, आप थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है आपका, हम IPP को खरबों रुपए दे चुके हैं, क्या हम उससे 10% पैसे लगा के सोलर के जरिए इस अवाम की जिंदगी आसान नहीं कर सकते? एक स्टोरी कर रहे हैं उस पर, अभी ये मैं थोड़ा सा उसका मैं आपको टीजर दे जाता हूँ कि यहाँ पे अब इंडिया में 300 यूनिट पे, ये जो 2 स्टेटें हैं, एक इंडिया की एक दिल्ली की, जहाँ पे केजरीवाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने 300 यूनिट पे बंदे को फ्री कर दिया है। तो 80% बंदे इन दोनों स्टेटों के बिजली का बिल नहीं देते। नंबर 1 ये बात। अच्छा, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक हमने स्टडी की है, वो स्टडी ये थी कि भाई अगर हम यहाँ पर जो छोटे सोलर लगा दें जो कि 250 यूनिट पैदा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ तकरीबन 240 बिलियन की जो है वो साल। कैसा मेरी इस खबर को जरा कहें, शायद अल्लाह करे गलत हो, इतला आता है, खबर है बट नॉट कन्फर्म, 1000 अरब रुपया पावर सेक्टर को हम सब्सिडी देते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल है। ये सब्सिडी क्या है, ये इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये झोंपड़ी वालों को दे, 3 कमरों वालों को दे, 2 कमरे वालों को दे, तो हमने छीनना होता है ना, कभी टैक्स के नाम पे, कभी GST के नाम पे, कभी किस नाम पे। ये क्या है, ये सब्सिडी क्या है? ये सब्सिडी बुनियादी तौर पर कल जो सैफ अबड़ो साहब, सेनेटर साहब कह के गए हैं, ये जो 2 नंबर मुआहदे हुए हैं जिनको ये खोलते नहीं है और जिनके नाम से इन्हें खौफ तारी हो जाता है कि अगर खुल गए तो ये सारी उम्र जेलों में सड़ेंगे अगर यहाँ के कानून पर अमल दरामद हो गया। और कल सैफ अबड़ो साहब ने यह भी कहा था कि हर मुआहदे में 2 शकें होती हैं कि अगर कोई गलत इतला दी गई है और अगर डिफ्रॉड किया गया है लोगों को, तो ये मुआहदे हम जो है इसको रिविजिट करके खत्म भी कर सकते हैं। मगर नहीं, मैं अब आपको एक और फिगर देता हूं, वर्ल्ड बैंक की फिगर, वो जो कि बहुत अंडरस्टेटमेंट है। 10 साल में $45 बिलियन का टीका वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमें इन IPPs ने लगाया, और ये अंडरस्टेटमेंट है। और ये 10 साल की बात है, 1994 से शुरू करें तो 20 साल बनते हैं। इस हिसाब से $100 बिलियन बन जाता है, मगर इससे ज्यादा है। मैंने आबादी में सबसे बड़ा सूबा गालबन बलूचिस्तान है, उधर कहते हैं गुर्बत भी बोर है, बहुत है, 200-300 मिलबात खैर है। लेकिन जब से अनवारुल हक काकड़ साहब काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सिर्फ इन 28-20 दिनों में $29 में इजाफा हो गया। क्या डॉलर का इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से क्या लिंक? वो तो PDM नहीं डील करके गई है। मैं आप जरा थोड़ी सी बात कर दूं, जो मैंने थोड़ी सी बात की थी ना, अभी शर्जील मेमन साहब तशरीफ लाए थे। पीपल्स पार्टी से तो हमारा पुराना रोमांस है, मुस्लिम लीग नून भी हमारी बड़ी प्यारी जमात है। हजूर, इन्होंने ये मैशत डायरेक्टली निकाल के IMF और वर्ल्ड बैंक के 3-4 दर्जे के मुलाजमों के हवाले की है। इनकी औकात नहीं है ये $2 का टैक्स कम कर सकें या ज्यादा कर सकें, ये इनको उनसे पूछना पड़ता है। ये हालत की है हमने 23 प्रोग्रामों में, इन्होंने आके ये जो बड़े मसीहा बने हुए हैं और दोबारा वापस आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। और कल जाके कोरिया में पूछें, डाइवो का मालिक जो जेल टर्म सर्व करके आया है, जिसने पाकिस्तान में भी किकबैक दी थी, जिसने लिबिया में भी किकबैक दी थी, जब इन हाथों के हाथ में ज़मामे कार देंगे। और कितने फ़ख्र से बताया था हमारे साबका वज़ीर दफ़ा ने कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से, मतलब यानी बॉडी लैंग्वेज यही थी कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, वेरी गुड, और ज़मामे कार आपके हाथ में होगी तो डिफ़ॉल्ट ही करेंगे ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात ख्वाजा आसफ साहब ने कही थी हम डिफ़ॉल्ट कर गए। वो उन्होंने अपना नहीं कहा था मैं कर गई हूँ, उन्होंने कहा था पाकिस्तान कर गई हूँ। आपको पता माशाल्लाह उनकी कितनी फाइनेंशियल तौर पे वो मजबूत है। उनके वालिद साहब का भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम ये पूछ नहीं सकते कि वो 15 लाख क्यों आते हैं और कहां से आते हैं, जो दुबई से आते थे। कामा देखिए, गरीब आदमी अगर कामा रख के घर का किचन चलाता है, हो सकता है आजकल उनकी हुकूमत नहीं है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, सागडार साहब, वो भी कामे पे जाके कोई जॉब कर लें, तो वो एक मिडिल क्लास के आदमी है। कोई म्यार जब गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं कि ये फिर मैं माफी चाहता हूं, उस आइन को पूछें कि आपका वज़ीर दफा एक दूसरे मुल्क का कामा रखता है, उसकी मुलाजमत रखता है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, उसके पैसे अगर पूरी दुनिया में घुमाए तो उसे पाकिस्तान हुकूमत नहीं पूछ सकती। सर मैं तो इस बात पे नहीं जाता ना कि उनके पैसे हैं, बैंक अकाउंट हैं या नहीं है। मुझे ये बताएं कि मैं आज मोदी का कामा निकल आए किसी मुल्क का, उसका हशर क्या करेगी उसकी अपोजिशन? फिर माफी चाहता हूं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जिन बातों पे उसने हम दिफा बना के बैठे। आपके वजीर दफा का निकल आया तो आपकी क्या उन्हें सजा मिली? हम सवाल नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते। असी आज तक पूछे है जिन ब्यूरोक्रेट्स को 2-2 तनख्वाहें मिल रही थी, क्यों मिल रही थी?
जो आपको याद है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के कादी साहब, ये इधर से ये जुर्म था, ये जुर्म हुआ। कुछ किलोमीटर है दिल्ली, वो कजरवाल बिजली मुफ्त, सेहत मुफ्त, वो क्या, उसके पास क्या जादू है जो हमारे पास नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है, अल्लाह का रास्ता है, नबी का रास्ता है, तो वो क्या है इस पाकिस्तान में? क्या अल्लाह नबी रसूल को हम सारे इस मुल्क के अवाम मानते हैं। जब अल्लाह नबी रसूल का नाम आए ना तो अपने हुक्मरानों का नाम ना लिया करें। मैं अगर अल्लाह नबी रसूल का इनको ख्याल हो तो ये क्या यहाँ पे जो है वो किक बैकें चलें, अकामें चलें, और फिर इस मुंह के साथ आके टीवी पे बैठ के पकड़ा उस पे, निकाला कामे पे, इस बात पे डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, कामा रखना बाजार ते डिफेंस के लिए फखर की बात है। मुझे ईमानदारी से बताएं, बींगे पाकिस्तानी यार, एक सवाल का जवाब मुझे हफीज पाशा साहब या कौन थे, मुझे याद नहीं, टीवी पे आए तो उन्होंने ये बात की, शबर जैदी साहब ने कहा यार वो हलाल कमा रहे, आराम, इसको छोड़ दो। डबल जॉब करना पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में बैठ के, वो ये कोई थोड़ा सा जुर्म है? मगर नहीं, इतना उन्होंने फड़ो जिन्हें कुछ नहीं किया। तो काजी साहब फिर पाकिस्तान में कहते हैं रिश्वत लेने और देने में जहन्नमी, इससे ज्यादा सजा कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर मेरा ईमान है, नहीं, जो रिश्वत लेते हैं उनका तो ईमान नहीं है ना। मेरी क्या हैसियत है? तो लेकिन इधर तो 95% करप्शन लीगल हो चुकी है। आपके वजीर दफा कहते हैं, आपके और सरकारी लोग कहते हैं यार रिश्वत तो चलती है, ये कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे जब यहाँ ये एटीट्यूड हो कि यहाँ आपके चेयरमैन FPR ने पता कितने बयान दिया कितनी चोरी होती है? मुबारक है, फिर की करा, रोको ना, तनख्वाह 600 अरब रुपए कहते हैं चोरी होती है। और खुदा के बंदे, इतने बड़े दफ्तर में आप क्यों बैठे हो? अगर 600 अरब आपकी नाक के नीचे लोगों ने चोरी करके, फ्रॉड करके, हिम्मत की दाद दें मुल्क को इस नहज पे पहुंचा के, फिर सईद काजी यही मुंह फड़ के टीवी पे आ जाता है और आके बजाता, और आके यार कोई है, कुछ सिलसिला है। अगर काजी साहब ये चीजें भी, आपका चेयरमैन FPR जो इंचार्ज है वो कह रहा है 600 अरब की चोरी कोई बात नहीं, मैं क्या करूं? तो फिर अगर इस कौम का लई आफत है, अब एक कलैप्स की खुदा न खास्ता, और उसको अरेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? और मैं आज आपको बता दूं, भट्टी साहब, आप मुझे मेरी बात का बुरा मनाएंगे लेकिन मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। ये सारी इररेलेवेंट और सारी नॉन इश्यूज़ पे बात हो रही है जो हमने पूरा प्रोग्राम किया है। ओए अपनी मुल्क की मैशत को देखो, कल से जो आपने बच्चों की फूड इंपोर्ट करनी है उसकी बात करो। कल यहाँ अगर ये बिल जो हैं पे नहीं होते तो क्या PSO पैसे दे सकेगा? ये कायदे आज़म ने जो मेरे और आपके लिए गुज़श्ता 6 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। आपके मुल्क जाओ, भर्ती माँ होती है, क्यों छोड़े? क्यों इतने मजबूर बेबस कर रहे हो उनको कि वो वतन की मट्टी माँ से दूर जा रहे हैं? और जालिमों, कुछ तो शर्म करो। भट्टी साहब चलें, मैं जो PM साहब ने कहा है उनकी बड़ी एक उनकी दानिश होगी कि जी शायद बात यह है कि ये 6 बिलियन डॉलर जो हैं फॉरेन रेमिटेंसेस के गिरे हैं में, 6 अरब की कमी आई है, इंपोर्ट बिल बढ़ा है, आप ओवरसीज को पाकिस्तानी नहीं समझते। आप कहते हैं जाते जाए, हम इन्हें वोट का हक नहीं देते, हम इन्हें ये हक नहीं देते। एयरपोर्ट पे आए तो सबसे पहले कस्टम उनसे कहती है अमेरिका से आए हो तो $200 दे दो, UK से आए हो इतने पाउंड दे दो, दिनार दे दो। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को इज्जत क्या दे, इज्जत ही दे दो। मैं सिर्फ ये कहता हूं, आर दे गोइंग टू वेक अप? ये हमने जागना कब है? हमें कोई ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पे आज डॉक्टर शफाक हसन खान साहब को हमने कोशिश की बुलाने की, वो आते रहते हैं। काई साहब माफी चाहता हूँ, जागना कब नहीं है, जीना कब है, हम मुर्दा हैं। नहीं मैं नहीं, जो जमामे कार जिनके हाथ, जिनमें इख्तियारात जिनके पास है, जो इस राट को रोक सकते हैं, इसको अरेस्ट कर सकते हैं, एक सीरियसली इसको अच्छा काजी साहब सिर्फ 30 सेकंड। डॉक्टर अशफाक असद साहब नहायत काबिल एहतराम, उनका एक लफ्ज़ मैं अक्सर कोड करता हूँ, वो कहते हैं जब तक कोई हुक्मरान खुद ना चाहे डिफॉल्ट नहीं हो सकता। आज हमारी टीम ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मैं सख्त डिसऑर्डर हो चुका हूँ, मैं नहीं आ रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं 2 सालों से ये बात कर रहा था। तो अगर आपके इकॉनमी के बेलौस और माहिर लोग आपसे, उनकी राय ये है कि ये जो भी हुआ ये विलफुली हुआ, वो उनकी राय मुकद्दम है हमारे लिए, लेकिन ये है कि अब भट्टी साहब क्लोजिंग है, मगर इस उम्मीद और दुआ के साथ लेट्स वेक अप एंड लेट्स वेक अप टू दिस हॉरिबल इकोनॉमिक रियलिटी जो हमारे सामने है, एंड लेट्स स्टॉप दिस रॉट। इसको रोके यार, हमारे आपके हम सब के बच्चों के लिए।